ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किया था, कैलकुलेशंस डिस्कस किया था। कैलकुलेशन में क्या किया था हम लोगों ने, बॉडमास किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन। ये सारे कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको रोज रोज नहीं बताएंगे, हम ये एक दो क्लास में मैं सारा चीज बता दूंगा कैलकुलेशन का पार्ट। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तब क्या करेंगे, इसको जस्ट रेफर करेंगे कि आई विल टेल दिस इज द पार्ट आई हैव डन, तो आप जस्ट रेफर करना कि ये मत सोचना कि रोज कैलकुलेशंस करेंगे। अभी तो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो आप अच्छे से कैलकुलेशंस को समझ जाइए, ठीक है। अच्छा, रैशनलाइजेशन किस चीज का होता है, आपका इरेशनल नंबर का होता है। इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जैसा √3, √2, ये सारे होता है, √5, इस तरह का होता है सारे इरेशनल नंबर्स, है ना। इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, अगर थोड़े से आपके पास आइडिया होगा तो, व्हाट इज एन इरेशनल नंबर? हाँ, रेकरिंग तो नहीं होगा, नॉन रेकरिंग होगा, है ना। रेकरिंग नहीं होगा, मतलब जनरली इस सारे, अगर बाद में हम लोग और डिस्कस करेंगे डीपली, ये सारे नंबर ना आप इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसा ये होता है ना, दिस इज अ फ्रैक्शन, 3/4, दिस इज अ फ्रैक्शन। तो ये सारे नंबर्स और डेप्थ पे बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये सारे नंबर्स होते हैं, that is if you see the actual value of √3, है ना, if you see the actual value of the √3 तो 1.732 and it goes on, ऐसे ही होता है। अगर आप सर्च करेंगे तो √2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 1.414 and it goes on, तो 2.36 it goes on, in this way it will go on the part। तो these are known as actual। तो डेफिनेशन अलग है, क्योंकि हर चीज का हमें जो मीनिंग अगर पता करना होगा, ये नहीं कि सिर्फ इरेशनल नंबर के बारे में जानने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस पेपर में कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दे विल नेवर आस्क यू अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेशनल नंबर। फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू इंटरप्रेट दैट इज दे आर आस्किंग अबाउट द इरेशनल नंबर, ये है। तो रैशनलाइजेशन करना होगा, तो रैशनलाइजेशन क्या है, मान के चलो आप, दैट इज ये है, मान के चलो √3 माइनस √2, ठीक है। ये है क्या है, √3 माइनस √2, आप मान के चलो ऐसा कर देता हूं मैं, 3 माइनस √2 कर दिया। अब जरूरत क्यों है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रैशनलाइजेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। क्या है कि आपका वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू गॉट दिस एज योर आंसर। आपने क्या मिला, आपने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपको ये आंसर मिला, फिर क्या मिला, 1/3 माइनस √2, आपको ऐसा कुछ आंसर मिला। लेकिन आप जब ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, प्री में क्या होता है, प्री में यू डोंट हैव द, दैट इज द गो बियॉन्ड दोज 4 ऑप्शंस, आपको फाइंड आउट हमेशा वो 4 ऑप्शन में से ही करना होगा। तो आपने जब ऑप्शंस को चेक किए, है ना, व्हेन यू चेक द ऑप्शन, दोज 4 ऑप्शंस, तो आपने देखा ये वाले ऑप्शन में है नहीं, दैट इज ऑल्दो योर आंसर इज द करेक्ट। तो ये तो मीन्स तो है नहीं कि आपको चाहे ऐसा लिखिए चाहे वैसा लिखो, करेक्ट फंडामेंटल्स होगा तो मार्क्स दे देंगे, लेकिन वहां पे आपको एक ऑप्शन तो मार्क करना ही होगा। तो वो ऑप्शन जो होता है, वो जो ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन हमेशा किस फॉर्मेट पे होता है, रैशनलाइज्ड फॉर्मेट पे होता है, मतलब वो इस फॉर्मेट पे नहीं होगा। तो इस फॉर्मेट पे नहीं होगा तो कैसे दे रखा है, दैट इज रैशनलाइजेशन का मतलब है, ये जो है ये माइनस है तो इसको प्लस से आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 + √2 कर दो आप, ठीक है। तो जितना आप नीचे मल्टीप्लाई किए, फ्रैक्शन का क्या रूल होता है, जितना आप नीचे करेंगे उतना ऊपर करेंगे, बस जितना आप ऊपर करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। तो दैट, क्योंकि आपने अल्टीमेटली यू कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन, तो उतना ही आपने ऊपर कर दिए, दैट इज 3 + √2, ये कर दिए। अब आप बोलेंगे कि, मुझसे पूछेंगे कि ये माइनस है तो ये प्लस से क्यों किए, है ना, द आइडिया इज दिस व्हाई यू हैव डन। तो क्योंकि लास्ट क्लास पे आपको थोड़ा बहुत अगर याद होगा, आपने देखे थे लास्ट क्लास पे हम लोग क्या किया था, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे एक मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, a² - b² विच इज इक्वल्स टू a + b × a - b, ये बोला था मैंने, कराया था ना ये। तो क्या होगा अगर आपने इसको, एक्चुअली टेक्निकली बोला जाता है इसकी कॉन्जुगेट, लेकिन आपको टेक्निकल वर्ड्स इतना नहीं याद रखना है, कहीं पे भी आपको कोई टेक्निकल वर्ड्स पूछा नहीं जाएगा। तो मतलब क्या है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। द माइनस विल बी कन्वर्टेड टू प्लस, प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, जस्ट टू फॉर्म दिस
इक्वेशन का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। तो और दूसरी बात है, जितना आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इफ यू डोंट मल्टीप्लाई दैट मींस यू आर चेंजिंग द क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। आप क्वेश्चन को किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं कर सकते, कोई भी क्वेश्चन जो है उसी को रख के आपको सॉल्व करना होगा। तो जैसे ही आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ऊपर ये है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दिया 3 प्लस रूट 2, नीचे वाले क्या लिख दिया 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, हो गया ना। तो ये क्या हो गया, रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो एक्चुअली आप जब देखेंगे आपकी ऑप्शन इस फॉर्मेट पे होगा 3 प्लस रूट 2 बाई 7, इस फॉर्मेट पे हो जाएगा, दैट इज इट विल बी गिवन इन दिस फॉर्मेट। तो मतलब आंसर आपका सही था लेकिन फॉर्मेट ऐसा दे रखा है, दैट्स व्हाई द रैशनलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई द रैशनलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो सिंप्लीफिकेशन, ये सारे जो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस है इज द एप्लीकेबल फॉर द सिंप्लीफिकेशन पार्ट। आइडिया इज क्लियर? दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूँ, आप बताओ, सॉल्यूशन बताओ मुझे। पोडियम हटा दो। मुझे चीजें रखना पड़ता है ना, तो नीचे करते हैं फिर, ठीक है, कोई हेल्प कर दो। हाँ, अरे ऊपर हम लोग क्या मैनेजमेंट से कम थोड़ी है, कोई वो कर दो, एक नीचे ले लो बस थोड़ा सा, थैंक यू। अब क्लैरिटी आ रहा है? ओके, थैंक यू। आपको तो आपको फिर इधर आना होगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है, थैंक यू। जो ये है, ठीक है, बोला है ये सब मतलब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, दे डोंट गिव यू द सम डायरेक्ट क्वेश्चन, दीज आर ऑल मतलब पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन, इंटरमीडिएट पार्ट जिसको बोलते हैं कि हमें थोड़ी बहुत उस पर चाहिए होगा, दैट इज द इन द ज्योमेट्री पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट एक्सप्लेनिंग यू। तो ए एंड बी आर द रैशनल नंबर्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये सिंप्लीफाई करना होगा, ए एंड बी हमें क्या है रैशनल बोल दिया, तो फॉर द टाइम बीइंग रैशनल का मतलब क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन में होगा, है ना, फ्रैक्शन बाय इंटीजर पे होगा, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ऐसे ही समझते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे क्या रैशनल क्या होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसको रैशनलाइज करना होगा, बिना उसका नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि सारे रूट है और ए और बी हमेशा रैशनल होगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा थोड़ा बहुत। तो आपका क्या हो जाएगा, ये √3 प्लस √2 है ना, अपॉन दैट इज दे रखा है √3 माइनस √2। अब यहाँ पे नीचे वाले देखा, नीचे वाले करना होता है क्योंकि नीचे वाले का हमें इंटीजर लाना होता है। तो ये अगर माइनस है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से, उसकी कॉन्जुगेट जिसे बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज √3 प्लस √2, ठीक है। तो ऊपर भी इतनी मल्टीप्लाई करना होगा, √3 प्लस √2, तो ऑलरेडी दे रखा है √3 प्लस √2, तो इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, सीधी सी बात है, जब दे ही रखा है फिर से लिखने का जरूरत नहीं है। बट वी नीड टू मल्टीप्लाई इसलिए करना होगा क्योंकि उसको हमें बैलेंस करना ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये लिखा है 2/3, फॉर एग्जाम्पल एनी क्वेश्चन इज रिटन एज 2/3, तो अगर आपको नीचे 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी तो 2 से करते हो ना, तो क्योंकि ये हो जाएगा 4/6, क्योंकि 4/6 इज इक्विवेलेंट टू 2/3। तो हमेशा यही होता है कि आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, 2/3 इफ इट इज गिवन तो यू हैव टू कीप इट एज 2/3, आप चेंज नहीं करोगे। तो इसीलिए अगर जब नीचे इतना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर इतना ही करेंगे, लेकिन ऊपर जब करेंगे तो ऑलरेडी दे रखा है तो स्क्वायर हो गया हमारे लिए। आइडिया इज क्लियर? तो अब ये वाला वही वाला पार्ट हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर माइनस, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर
माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली मैं हर चीज आपके लिए स्टेप वाइज कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ चीजों को, लेकिन लेटर ऑन डोंट एक्सपेक्ट कि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। ये आपको एग्जाम नहीं, आपका आईक्यू मुझे इंप्रूव कराना है। आप क्वेश्चन देख के भी आंसर निकालेंगे, तो वो धीरे धीरे होगा, वो एकदम से नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। आप चाहेंगे कि आज ही कर दे तो होगा नहीं, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ही हो सकता है वो। ठीक है, तो अभी तो आई विल डू दैट इज द फ्यू टॉपिक्स व चैप्टर्स आप बता सकते हो कि जिस पर मैं एक कैलकुलेशन वाइज आपको सिखाऊंगा भी कि ये है कैलकुलेशन और करना कैसे होता है वहां पे, दोनों तरीके का। लेकिन आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपको अपने को मोल्ड करना होगा, दैट इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशंस हाउ आई कैन फाइंड आउट, वो दैट कैन बी डन स्लोली एंड स्टेडीली। ठीक है, अभी तो मैं कर रहा हूं, दैट इज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लास्ट क्लास पे हम लोग किया था। a स्क्वायर का मतलब हो गया रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, यही होगा, अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का होल स्क्वायर 9 नहीं होगा ना, 3 होगा ना, 3 होगा। और रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होगा आपका 2, तो ये तो नीचे 1 हो जाएगा। ऊपर कितना हो रहा है मेरा, ये हाँ, रूट 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया मेरा 3, रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 2, और ये रूट 3 इंटू रूट 2 करेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया। जैसा रूट के अंदर दोनों 3 इंटू 2 चला जाएगा, तो मेरा हो गया 5 प्लस 2 रूट 6। 1 लिख नहीं रहा हूं क्योंकि अपॉन 1 है, वो इसकी इक्विवेलेंट आ गया, क्योंकि इसी को सॉल्व किया तो ये आ गया मेरा 5 प्लस 2 रूट 6, यही आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5, क्योंकि ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, टोटल पार्ट को बोला जाता है इरेशनल पार्ट। द टोटल पार्ट दैट इज रिटन एज द b रूट 6 इज नोन एज द इरेशनल पार्ट। द टोटल पार्ट a रिटन एज द रैशनल पार्ट। तो रैशनल हैज टू बी कंपेयर्ड विद द रैशनल, इरेशनल हैज टू बी कंपेयर्ड विद द इरेशनल। ठीक है, लेकिन ये सब पूछेगा नहीं आपसे, दे विल नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चंस, डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। ठीक है, ये जस्ट मैं आई एम टीचिंग यू द प्रोसेस ऑफ द सिंप्लीफिकेशन, कि हाउ टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। क्लियर, कोई डाउट है इस पे, एनी डाउट यू हैव? क्लियर, आइडिया इज क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैशनलाइजेशन? कब करना होता है रैशनलाइजेशन? व्हेन वी हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ द रैशनलाइजेशन, जब इरेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, और क्यों करना होगा, व्हाई वी हैव टू डू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि ऑप्शंस विल नॉट बी गिवन इन दिस वे। आप देख ही सकते हो ऑप्शंस इस तरह से होता है। एक्चुअली जब आप देखेंगे, जब आपके ABCD का ऑप्शन होगा ना, तो वो दे रखा होगा b प्लस 2 रूट 6। तो b प्लस 2 रूट 6 आपका आंसर आया, आपने ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर ये आ गया, है ना, आपका क्या आ गया आंसर, ये आ गया। लेकिन जैसे ये आया तो आपको मैच नहीं हो रहा ऑप्शन के साथ, ABCD के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है, दैट इज द यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट मैचिंग। इट इज नॉट मैचिंग बिकॉज दे वांट द आंसर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, व्हेन वी कैन रैशनलाइज दिस इरेशनल पार्ट। ये पूरा इरेशनल है, ऊपर वाला पार्ट भी इरेशनल है, नीचे वाला भी इरेशनल है। ठीक है, आइडिया इज क्लियर? ओके, लेट अस सी कि इसका क्या है, व्हाई वी हैव टू डू। जैसा ये वाला क्वेश्चन है आपका, है ना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को देखो, देख के घबराना नहीं। ठीक है, आप ये मत सोचो कि यूपीएससी का बोल दिया तो आपको घबराना है ना। अब देखो, पहले समझो। अब देखो, किसी के लिए पॉसिबल तो है नहीं ना कि इसकी वैल्यूज पुट करे, है ना, फिर फाइंड आउट करे। आंसर देखो, ऑप्शन देखो, अगर आप पुट भी करते हो डेसिमल में तो आपके आंसर्स डेसिमल में तो है नहीं। समझो आप पहले क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपको पहली बात, आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा होगा कि ये 50 टर्म दे रखा है ना, लग रहा है कि नहीं? जो जनरल, जो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव पे है कि जैसे 50 टर्म दे दिया तो प्रॉब्लम लग रहा है। क्यों प्रॉब्लम लग रहा है, बताओ? बहुत बड़े नंबर जाएगा, वो तो आप सोच रहे हो ना, बहुत बड़े थोड़ी है नंबर, वो तो आपका सोच है। वो तो बहुत टेक्निकल हो गया। हम लोग तो एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट द ग्राउंड लेवल, है ना। जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए, वो मैथमेटिक्स आ जाएगा जैसे ही जनरलाइज करेंगे। तो पहला वो जो होता है प्रॉब्लम, ये सब देख के
जब ये सॉल्व करेंगे तब जाके क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। यही है। और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन क्या लग रहा है, डिफिकल्ट है, लग तो रही होगा, नहीं है, लग रहा है ना? तो यही पे है, आपका माइंड अब रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। आपने 1 to 100 तो सीखा होगा, ऐसा कोई है जिसको 1 to 100 नहीं पता है? कोई तो होगा। ठीक है, तो अब माइंड रेजिस्ट करेगा। जैसे 100 का ऊपर सीखने बोलूंगा मैं, रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों रेजिस्ट करेगा? अब देखो, बोल रहा है कि नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, फिर जा रहा है 3 पे, फिर जा रहा है 5 पे। 1 से स्टार्ट हो रहा है तो अगला कहां पे गया, 3 पे गया, फिर वो 5 पे गया। तो 50वां टर्म, 50th टर्म कौन सा होगा? 99 होगा। कि 1 से 100 में क्या होता है? 50 ऑड टर्म होता है, 50 इवन टर्म होता है। और क्या होता है अब बताओ, होता है कि नहीं? ना, हमें 1 to 100 नहीं पता है, बस सोचा नहीं होगा इसके बारे में, है ना? ये सोचना पड़ेगा। अब क्या उससे काम नहीं चलेगा, मुझे 1 to 100 पता है। अब क्या कैसे काम चलेगा कि 1 to 100 तो हमने सीखा हुआ है, वी हैव लर्नड अबाउट 1 to 100, बट वी हैव नेवर थॉट अबाउट दीज थिंग्स कि उस पे 50 ऑड होगा, 50 इवन होगा। 2 से स्टार्ट होगा तो 50th टर्म 100 हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा तो 50th टर्म 99 हो जाएगा। तो 50 टर्म्स जब बोला है तो आखिरी का टर्म कितना होगा? दैट इज 99 तो होगा ही होगा, होगा ही ना। अब देख रहे कि 2 के गैप है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो इसके बीच पे कितना का गैप है? 2 का गैप है। तो 99 होगा तो उसके बाद कौन सा होगा? √101। तो बस हो तो गया, √101 हो गया। यही चाहिए बस। ये आप सोचोगे कि मुझे 1 to 100 पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो नहीं हो पाएगा। वहां पे हमें उसकी पूरी कहानी पता होना चाहिए, स्टोरी पता होना चाहिए, बैकग्राउंड में स्टोरी चलता क्या है। आइडिया इज क्लियर? इस कोई डाउट है किसी को कैसे 50 टर्म फाइंड आउट किया, 50th टर्म फाइंड आउट किया? कोई मैथमेटिकल कुछ नहीं चाहिए हमें, है ना? कर सकते हैं लेकिन नहीं चाहिए हमें। क्लियर? ये पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या होगा? दूसरा चीज अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑब्जर्व कर रहे कि ये जो भी है इस फॉर्मेट पे तो नहीं है कि डेसिमल में क्या, और किसी को इतना वैल्यू पता भी नहीं है, √5 √7 इतना किसी को पता नहीं। चलो √9 आएगा तो 3 लिख देंगे, अगला जो वैल्यू आएगा √7 √9 वो 3 लिख देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। उसका मतलब यहीं से समझो, उसका मतलब वो बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ये तो इरेशनल है कि नहीं? √1 का वैल्यू कितना होता है? 1। √3 का वैल्यू तो इरेशनल ही हो गया, 1.732, वो चलते ही रहेगा। तो वो बोल रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो तभी तुम फाइंड आउट कर पाओगे। यू कैन फाइंड आउट दिस पार्ट व्हेन यू कैन सिंप्लीफाई दिस पार्ट। तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस पहला पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज ये दे रखा है आपका √1 प्लस √3। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √1 माइनस, सही किया, ऊपर कितना लिखेंगे? जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही करेंगे, उतना ही हो जाएगा ना। जितना नीचे, क्योंकि प्लस है तो माइनस करेंगे, कॉन्जुगेट हो गया। अगर माइनस होता तो प्लस कर देते। तो कितना हो गया मेरा ये? दैट इज 1 माइनस √3। मतलब √1 का वैल्यू तो 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा? √1 का 1 और ये √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, आइडिया क्लियर हुआ? तो अब देखो ये हो गया कि इस पे जो प्लस है ऊपर जाके वो उतना ही माइनस हो गया, बाय -2 हो गया। तो अगला भी ऐसे ही होगा। ये जो करेंगे √3 माइनस √5 अगर करेंगे तो -2 आ जाएगा। हर स्टेप को करने का जरूरत नहीं है ना, वो उतनी कैलकुलेशन थोड़ी पूछ रहा है। इस स्टेप को करेंगे तो कितना हो जाएगा? √5 माइनस √7 बाय -2। अब मैं कोई कैलकुलेशन तो कर नहीं रहा हूं। अगला बोलेंगे तो अगला भी यही आएगा, √7 माइनस √9 बाय -2। ऐसा करते करते कब तक चलेगा? √99 माइनस √101 बाय -2। मुझे पता कैसे चला? पहला वाला करके, जैसे पहला वाला किया ना, 1/√1 प्लस √3, तो ऊपर जैसे ही कैलकुलेट किया गया 1 माइनस √3 अपॉन -2। तो हर एक ऐसे ही चलते रहेगा। जैसे ही वो चलते गया तो कैसे हो जाएगा? ये ऐसा चलते रहेगा, फिर √3 माइनस √5 बाई -2 प्लस √5 माइनस √7 बाई -2, ऐसा करते करते चलते गया होता √99 बाई √101 बाई -2। तो कितना हुआ? दैट इज एक स्टेप तो ये किया, दूसरा स्टेप ये किया। जैसे ही दूसरा स्टेप किया क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया? अगर देखोगे -2 तो सबसे कॉमन है, सभी के साथ -2 है। ऊपर अगर देखोगे -√3 प्लस √3 कैंसिल आउट होगा,
-√5 प्लस √5 कैंसिल आउट होगा, वैसे 7 और अगला 7 कैंसिल आउट होगा, और इन दोनों में क्या कैंसिल आउट होगा, √99 और 101 में 99 कैंसिल आउट होगा, यही होगा ना। जैसे इसको -√2 लिखेंगे तो मेरा क्या होगा, 1 -√3 प्लस √3 -√5 प्लस √5 -√7, ऐसे चलते चलते √99 -101 हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे क्लियरली तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, और होता ही है ऐसा, क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ी पूछेगा आपसे, ये हो जाएगा। ये तो समझ में आया ना, 99 में 101 में क्यों कौन सा कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 101 के बाद कुछ है नहीं, तो 99 ही कैंसिल आउट होगा, क्योंकि इसके पहले वाला नंबर क्या था, 97 99 था, यही था। तो मेरा पास बचता क्या है, 1 -101 बाय -2, ये बच रहा है, सारे कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब ऑप्शन में कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने प्लस माइनस को थोड़ा चेंज कर दिया, तो कितना हो गया, 101 बाय -1/2। ये है, मतलब मैंने जस्ट शो किया कि ये है यूपीएससी का क्वेश्चन, और कितना लगा वहां 2 स्टेप पे। तो ये क्या होगा, ये आज तो डेवलप नहीं होगा, इतना जल्दी चीजें डेवलप नहीं होता है। मैं जस्ट शो किया कि रैशनलाइजेशन का काम कहां पे है, एकदम से डेवलपमेंट नहीं होगा, धीरे 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 होगा। When we will start discussing about the things, it will develop. ये एक दिन में नहीं हो रहा तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, it will develop. Obviously it will develop. After all सारे स्टूडेंट ही कर रही है, तभी तो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, नहीं तो क्यों देंगे। तो आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि सिर्फ रैशनलाइजेशन जानने में हमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। What is the how to do rationalization? That is no use to us. Obviously we have to know the meaning of the rationalization first of all, and second of all we have to know कि where to apply rationalization, और किस लिए अप्लाई करते हैं। आइडिया इज क्लियर। तो ये एक दिन में नहीं होता कि आप बोलोगे कि आज ही मेरा सारे ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, आपने 50 टर्म्स ऐसा किया हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा, ये धीरे धीरे डेवलप होगा। दिस विल टेक लिटिल बिट ऑफ द टाइम। तो ये जब हम लोग सीक्वेंस वाला पार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज का जब पार्ट करेंगे टॉपिक, तब आपको ये फिर से समझाया जाएगा चीजों को। जस्ट आज तो मैंने जस्ट आपको कैलकुलेशंस का हर पार्ट को समझाऊंगा थोड़ा, कि कैसे सोचना चाहिए और कैसे यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा, मतलब सारे तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। आइडिया इज क्लियर। हाँ, कौन से ये पूछ रहे हो आप? हाँ, वो साइंस, क्योंकि ये ना ऑप्शन में वैसा नहीं है। अब जो ये है ना, वही मैं बोला कि हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है ना 4 ऑप्शंस पे, तो 1 -√101/-2 है। तो बट इफ यू लुक एट दिस एनी ऑफ द ऑप्शंस, वो मैच नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं है। तो उसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि इसकी माइनस को आप चेंज कर दो। माइनस को कैसे चेंज करोगे, जैसा आप इस पर माइनस लिखो, √101 -1, ये ब्रैकेट हो गया, नीचे -2 है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये कोई बड़ी वो नहीं है, दैट इज नॉट दैट, वो तो ऑप्शन वाइज। ये तो मतलब प्री में ये फैक्टर हमेशा रहेगा कि आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। आपको उतना रिलैक्सेशन नहीं होता है कि आप कुछ भी लिखोगे वहां पे तो आंसर का करेक्ट होगा, ऐसा नहीं। आपको ABCD में ही कोई एक मार्क करके आना होगा। तो दैट्स व्हाई प्री इज डिफिकल्ट ऑलवेज एज कंपेयर टू द मीन्स। मीन्स में तो यू कैन राइट योर व्यूज, बट ओवर हियर योर व्यूज विल नॉट बी काउंटेड। ओवर हियर वट एवर इज द रेस्ट्रिक्शन इज द गिवन, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये हम लोग करेंगे फिर से सीक्वेंस सीरीज पे, जस्ट टू गिव यू द आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो होता है टॉपिक, बोलते हैं हम लोग सर्ट्स एंड द इंडिसेस। ये क्या होता है, ये टॉपिक क्या होता है, सर्ट्स एंड द इंडिसेस। किया तो होगा आपने, ऐसा तो नहीं किया होगा, टॉपिक किया होगा ना आपने। क्या होता है टॉपिक इस पे, जैसा a⁴n है ना, a को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। a इज नोन एज द बेस एंड n इज नोन एज द पावर। तो इसको सर्ट्स कब बोला जाता है, जब इस पे फ्रैक्शनल होता है, रैशनल होता है, माइनस। इंडिसेस तब बोला जाता है जब इस पे इंटीजर होता है। लेकिन हमें इतना डिफरेंस पता करना जरूरी नहीं है, हमें इसकी लॉज थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। लॉज पे क्या है, दैट इज a⁴m into a⁴n is equals to a⁴m+n, ये होता है। हमें लॉज पता होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा लॉज क्या है, a⁴m upon a⁴n which is equals to a⁴m
m माइनस एन, मतलब ये जो भी अप्लाई हो रहा है, वॉट एवर वी आर अप्लाइंग, द बेस हैज टू बी द सेम। जो भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कि अगर मानिए m माइनस एन कर रहे हैं तो उस पर क्या है, बेस सेम है, a है, ठीक है। फिर क्या हो गया, तीसरा हो गया a रेस टू पावर ऑफ m होल रेस टू पावर ऑफ n अगर है तो a रेस टू पावर ऑफ mn हो गया। इसको लिखना पड़ेगा आपको, भले ही आपको पता हो चीजों को। देन क्या हो जाएगा, a रेस टू पावर ऑफ m होल रूट n, ये क्या हो जाएगा, a रेस टू पावर ऑफ m बाई n, nth रूट बोलते हैं ना इसको हम लोग, nth रूट बोलते हैं, तो a रेस टू पावर ऑफ m बाई n। फिर क्या हो गया आपका, दैट इज रेसिप्रोकल जिसे बोलते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा, a रेस टू पावर ऑफ माइनस 1 है तो 1 अपॉन a, इसको रेसिप्रोकल ही बोलते हैं। तो 1 अपॉन a का मतलब क्या हो गया, दैट इज a रेस टू पावर ऑफ माइनस n, क्योंकि किसी भी चीज की रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग, दैट इज 1 बाई a व्हिच इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर ऑफ माइनस n। एनी रेस टू पावर ऑफ 0, कोई भी बेस कुछ भी हो उसकी, बेस कैन बी एनीथिंग, ठीक है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, वो फिर मैथमेटिकल आ जाता है, क्योंकि वो लॉग अप्लाई करके होता है। लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, आपको उतना ही जानना है कि एनी रेस टू पावर ऑफ 0 हमेशा 1 होता है। फिर एक प्रॉपर्टी और आता है कि वो लिख लीजिए आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ द bases are same, we can equate the powers, ठीक है। if the bases are same, we can equate the powers। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूं। a रेस टू पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर ऑफ n है ना। तो बेस आपका सेम है, दोनों जगह पे बेस क्या है, a है, तो इसकी पावर को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, दैट इज m इक्वल टू n, ठीक है। अब इस पर कंटिन्यूएशन में लिखिए, बट द वाइस वर्सा मतलब हो गया जस्ट द ऑपोजिट मतलब हो गया क्या, इफ द पावर्स आर सेम, वी कैन नॉट इक्वेट द बेस एवरी टाइम। तो बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू एवरी टाइम, बट द वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जस्ट द ऑपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, इफ द पावर्स आर सेम दैट मीन्स वी कैन नॉट इक्वेट द बेस एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपका मान के चलिए, जैसा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर, वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू -2, नहीं लिख सकते ना। तो ये एवरी टाइम इट इज नॉट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या इंपॉर्टेंट है इस पे, दैट इज इफ द बेस आर सेम, बेस अगर आपका सेम है तो आप क्या कर सकते हो, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर सेम है, जैसा 2 हो गया, तो इट नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा बेस को इक्वेट कर पाएंगे। जैसा फॉर एग्जांपल ये है, नहीं कर पाएंगे। अगर क्यूब होता तो दोनों की वैल्यू सेम होता, तब इक्वेट कर सकते थे। तो एवरी टाइम नहीं होगा, कभी कभी होगा, टेकिंग अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द कंडीशन गिवन, वॉट एवर इज द कंडीशन गिवन। क्लियर। तो यही जानना है, ये सबको पता है, ऐसा कोई है जिसको नहीं पता इसके बारे में, है? -2 हाँ, तो 4 तो है वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे तो इक्वल लिखा, इसलिए यहाँ पे तो इसलिए इक्वल लिखा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बेस को हमेशा इक्वेट नहीं कर पाएंगे, एवरी टाइम नॉट पॉसिबल। अगर मान के चलो कि ये देता 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, लिख सकते हैं ना, 2 इक्वल टू 2, क्योंकि क्यूबिक है, प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही पावर अगर इवन आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, प्रॉब्लम होगा, प्लस माइनस का प्रॉब्लम होता ही है। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इक्वेट एवरी टाइम। वो कंडीशन मेंशन कर देगा हमेशा आपको, ऑलवेज द कंडीशंस विल बी मेंशन, ठीक है। जो लास्ट क्लास पे हम लोग जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन किया था, याद है आपको, किया था ना लास्ट क्लास पे फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ये आपने लिख लिया, सबने लिख लिया। तो जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन किया था, ये वाले क्वेश्चन किया था ना, यही किया था। तो ये है किसके ऊपर, ये तो जस्ट टू गिव यू द आइडिया, ये है किसके ऊपर, ये है ही आपकी इंडिसेस के रूल के ऊपर। क्योंकि बोला है, आप अगर देखो, बोला है इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड इज मतलब होता है इक्वल्स टू,
ठीक है। तो फ्रैक्शन अगर मानो x है आपका, इफ द फ्रैक्शन इज गिवन x, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज x इंटू एक्स, और उसको डिवाइड करोगे किससे, प्रोडक्ट बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल 1/x स्क्वायर। तो ये कितना हुआ था 243 256 बाई 81 हुआ था उस दिन, याद है ना आपको। तो ये जो फॉलो हो रहा है, ये जो फॉलो हो रहा है आप समझो इसका, ये क्या होगा, एक्सेस 4 होगा कि क्या हो जाएगा, ये तो पता है ना फ्रैक्शन का क्या रूल होता है, a बाई बी होल अपॉन c बाई डी, ये रूल होता है। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो क्या होता है a d के साथ मल्टीप्लाई होता है, b c के साथ होता है, तो क्या हो जाता है फिर a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, ये फ्रैक्शन का रूल होता है। तो इस हिसाब से इसका देखा जाए, इसका मतलब हो गया क्या, एक्स स्क्वायर बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इसके साथ हो जाएगा, मतलब नीचे वाले इसके साथ होता है, ऊपर वाले नीचे वाले के साथ होता है। तो टोटल हो गया x4 विच इज गिव्स मी हाउ मच 256 अपॉन 81। अब ये 4 है, अब ये 4 है, तो 4 का मतलब क्या होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, इवन पावर इट इज गिवन। तो इवन पावर में क्या होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन उस दिन हम लोग क्लास में एक चीज डिस्कस किया था फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन कैन नॉट बी इन नेगेटिव, हो सकता है नेगेटिव, नहीं हो सकता है। तो इस पे कंडीशन वो मेंशन है, दिस इज द कंडीशन आई एम डिस्कसिंग, कि कंडीशन वो मेंशन रहेगा। अब वो कंडीशन वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है कि आप सोचोगे कि बोल देगा पॉजिटिव निकाल के दो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ना हो सकता है, नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन कैन बी नेगेटिव, नो, रैशनल नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, बट फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो x4 की वैल्यू जो हो जाएगा यहां पे कितना हो जाएगा 4/3 का होल 4। अब यहां पे बेस को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन दे रखा है उन्होंने, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, नहीं तो नहीं इक्वेट कर सकते तो उससे, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशंस के बारे में बताया कि द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू एवरी टाइम, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वाइस वर्सा, क्योंकि अगर आपने माइनस भी लिखा तब भी 256/81 आएगा, अगर प्लस भी लिखा तब भी 256/81 आएगा। लेकिन मुझे प्लस वाला इसलिए लेना है बिकॉज द कंडीशन इज मेंशन्ड, कि मेंशन किया हुआ है कि इट हैज टू बी अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इज हमेशा पॉजिटिव। अगर मानो फ्रैक्शन के जगह वो दे देता है रैशनल नंबर, तब क्या होता है आंसर, मानो हाँ, मानो कि क्या होता, आंसर क्या होता है, आपको आंसर बताना पड़ेगा ना, आंसर क्या होता है, ऑप्शन नहीं है लेकिन आंसर क्या देना चाहिए आपको, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, है ना। जब आपको नहीं मिल रहा एक्चुअल आंसर तो वहां पे एक ऑप्शन नहीं रहता ना, आपने फोर्थ ऑप्शन देखा होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू इस जगह पे प्लस भी हो सकता है, रैशनल बोला है, रैशनल का मतलब क्या हो गया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है फ्रैक्शन के टर्म्स पे, तो दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन दैट केस, ठीक है। तो कंडीशन इस हिसाब से दे रखा होता है, कंडीशन इस हिसाब से दे रखा होता है, ये नहीं कि वो बता के देगा पॉजिटिव निकाल के दो नेगेटिव, इतना स्ट्रेट नहीं होता है, इतना लैंग्वेज इतना स्ट्रेट नहीं होगा, लैंग्वेज का ही सारा कुछ खेल रहेगा, लैंग्वेज का जितना आप समझेंगे, कैलकुलेशन वही एक या दो स्टेप पे खत्म हो जाता है, क्योंकि उस पर ज्यादा कुछ होता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी साल का उठाओ, है ना, इस पे कैलकुलेशन कुछ नहीं होता, वो एक दो स्टेप पे खत्म हो जाता है मैक्सिमम। किसी चीज पे अगर कैलकुलेशन होगा तो 3 स्टेप पे खत्म हो जाएगा। तो आपको इनिशियली तो थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा, कैलकुलेट करके देखना होगा आपको इनिशियली, लेकिन धीरे 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 ये, जैसा हम लोग की आदत क्या है, स्कूल डेज पे ये आदत है ना, एक्स नहीं लेते थे हम लोग, क्या लेते थे, फ्रैक्शन बोला है तो a/b लेते थे, आपको याद होगा, है ना, क्या लेते थे, फ्रैक्शन जब बोला है तब तो a/b लेंगे, स्कूल डेज पे वी यूज्ड टू फाइंड आउट इन दिस वे, बट ओवर हियर सिंस हमें a/b वी कंसीडर a/b और वी कंसीडर x, दोनों में इसमें तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन a/b लिखने में क्या होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो आपको यहां से यहां सीखने में हो सकता है कि थोड़ी सी तो पाथ चेंज हो रहा है, तो माइंड तो रेजिस्ट करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है माइंड रेजिस्ट तो करेगा ही, है ना। लेकिन आसान ये है, जब तक आप सोचते हो ना कि क्वेश्चन पढ़ते हो तो पीपल फाइंड आउट द आंसर, आप जब तक मतलब जैसा आपको यही सीखना है, क्या सीखना है जो, और वो जब फाइंड आउट करते हैं आंसर, वो कोई शॉर्टकट नहीं यूज करते,
वो यही जब चीज सीखा हुआ है उसका, मतलब द कॉन्सेप्ट हैज टू बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जितना बनाएंगे चीजों को, जितना आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आप उसकी सोल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा वहां पे? नहीं आएगा। आपका काम क्या है, क्वेश्चन तो देगा हमेशा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको आंसर को क्या करना होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना है, तभी वहां पे आंसर आएगा। क्लियर? तो आप ये मत सोचना कॉम्प्लिकेटेड चीज को और कॉम्प्लिकेट बनाने में कोई फायदा है आपको। यहां से यहां आने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी माइंड ऐसा डेवलप हो जाएगा कि वो फिर आपको ही आसान लगेगा। इनफैक्ट मैं तो मानता हूं यू कैन डू बेटर देन मी अबाउट दीज थिंग्स। कैसे कि आप नया नया चीजें डिस्कस करके वो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे इसको और सिंप्लीफाई करें। लेकिन जब आप डिस्कशन करें कोई भी चीज का, आप इस तरह से मत डिस्कशन कीजिए कि उसकी कोई शॉर्टकट निकाल लूं, कोई फॉर्मूला निकाल लूं, उससे फायदा एकदम नहीं है। 1% का आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप लॉजिक पे डिस्कस कीजिए, हमेशा हर क्वेश्चन को लॉजिक से किल कीजिए। उसको लॉजिक क्या लग सकता है, और ये जो लॉजिक है कोई भी जगह पे लग जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा, हर एक जगह पे लग जाएगा ये। तो इससे आप सीखेंगे चीजों को। क्लियर? आइडियाज क्लियर? अब थोड़ा सा देखते कि ये क्या करते हैं फिर। ये जैसा इन्होंने ये दे रखा है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है। आपको लग रहा होगा, अगर मैं ना बोलूं ना इसका ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो आप तुरंत निकाल देंगे। अरे मैं नहीं बोलूंगा हर बार, लेकिन बोलने से क्या होगा, आपको लग रहा होगा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा होगा, है ना। ये है, अब ये यूपीएससी इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं आसान क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दैट इज 2⁶ लिख सकते, इसको लिख सकते कि नहीं? क्यों? अभी हम लोग सीखा ना कि 1/2 का मतलब क्या है, 2⁻⁻1। अभी इसका हम लोग क्या सीखा, 1/2⁻⁻6 का मतलब क्या हो गया, 2⁻⁻1 इंटू -6। तो क्या हो गया, m इंटू n का मतलब क्या होता है, mn। तो -1 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 2⁻6 हो गया। तो इतना लिखने का जरूरत नहीं होता ना, कि वो रेसिप्रोकल दे ही रखा है, ऊपर जाएगा माइनस ही होगा। अभी एक प्रॉपर्टी कराया, ये कितना हो जाएगा आपका 4⁻3, ये कितना हो जाएगा 3⁻4, ये कितना हो जाएगा 6⁻2। अब इस देखो इतनी छोटी छोटी वैल्यू है, कोई वैल्यू भी ज्यादा नहीं है। 2⁻6 कितना होगा 64, ये हो जाएगा कितना 64, ये कितना हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो क्या पूछा है, लार्जेस्ट। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा, 81 है लार्जेस्ट, ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो वहां पे वो कोई कैलकुलेशन नहीं पूछता है, आपको यही चीज सीखना पड़ेगा। है, आप सोचेंगे कि कैलकुलेशन से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसके क्या कैलकुलेट करेंगे, आप बताइए। कोई आपको कोई प्रोसेस पता है तो कैलकुलेशन का इसका क्या क्या, इंडिसेस और डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं आपसे, पूछना पूछेगा वो डायरेक्टली लॉज ऑफ इंडिसेस और डायरेक्टली पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन का माध्यम से विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन दे विल अंडरस्टैंड वेदर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ इंडिसेस और नॉट। दिस इज द आइडिया। क्लियर? नेक्स्ट जैसा मान के चलिए, क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट मान के चलिए क्या ये है, ये बोला है कि कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, ये भी किसका क्वेश्चन है? इंडिसेस का, यूपीएससी का ही है ये। कभी लार्जेस्ट पूछ लिया, कभी स्मॉलेस्ट पूछ लिया, यही पूछ सकते हैं, या तो लार्जेस्ट पूछेगा या तो स्मॉलेस्ट पूछेगा। तो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है? कुछ भी नहीं है। कौन सा होगा स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट सी हो रहा है, डी नहीं हो रहा है, डी होगा। वेरी गुड, बी आंसर आएगा, वेरी गुड। तो वो थोड़ी पूछ रहा है किसी की हिम्मत है 2⁻40 फाइंड आउट कर देगा वहां पे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अगर आप में से कोई कर पाओगे तो बताओ। किसी का हिम्मत नहीं है 2⁻40 फाइंड आउट कर दे, किसी का हिम्मत नहीं है 3⁻21 फाइंड आउट कर दे, कोई नहीं फाइंड आउट कर सकते 4⁻18। वो चाहे उसको बहुत अच्छा मैथ्स भी पता है, बाइनोमियल थ्योरम पता भी है, तब भी नहीं कर पाएगा वो फाइंड आउट। और वो अगर ये भी चाहे तो। अब ये क्या बोल रहा है, आपको स्मॉलेस्ट छोटा फाइंड आउट कीजिए, यही तो बोल रहा है ना वो, है ना। तो इंडिसेस यूज कीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2² लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2² लिख सकते हैं।
तो 2 स्क्वायर लिख दिया तो कितना हो गया 2⁻36। इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब लिख सकते हैं 12 2⁻36। तो ये दोनों तो छोटा हो नहीं सकता, इक्वल इक्वल है ना। इससे ज्यादा तो ये है, तो ये भी नहीं छोटा हो सकता। 2⁻40 तो इससे ज्यादा है 2⁻36 से, तो छोटा कौन होगा 3⁻21। बस क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ है क्वेश्चन में? ऐसे ही है सारे क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा ना कि 2022-23 का पेपर डिफिकल्ट था, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, ये तो मैंने पहला दिन भी बताया था आपको, अगर आप क्लास पे थे तो मैंने पहला दिन ही वो चीज बता दिया था। जो आपके लिए डिफिकल्ट है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज ऐसा भी नहीं कि कोई आप अगर ऑक्सफोर्ड रिटर्न होंगे तभी उसके लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत सरल तरीके से पूछते हैं, लेकिन वो सरल जो लैंग्वेज होता है उसको डिकोड करना ही हमारा मेन एम होता है। जिसने डिकोड कर लेगा उसकी क्वालिफाई हो जाएगा, जो नहीं डिकोड कर पाएगा प्रेशर में आ जाएगा वहां पे, है ना, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर पहला 3-4 क्वेश्चन गलत हो गया तो पेपर निकालना सेकंड हाफ में बॉर्डर लाइन नहीं निकलेगा, ठीक है, बॉर्डर पे ही रह जाएंगे हम लोग। आइडिया क्लियर? तो इससे घबराना मत, अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि डिफिकल्ट है ये है, लेकिन सीखना होगा, ऑब्जर्वेशन से सीखना होगा। एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था ये, आपको चूज करना सीखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। दिस यू हैव टू लर्न, और यही है, बाकी आपको सब कुछ पता है। आप बताओ कौन सा नहीं पता है? ये लॉज ऑफ इंडिसेस पता तो है। आइडिया क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी कम, दैट इज अगर मानो कि बोला कि इसको सिंप्लीफाई करके दो, ये सब किया था हम लोग लास्ट क्लास पे, इसको सिंप्लीफाई करके दो तो व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट? क्या है इस प्रोडक्ट की सिंप्लीफिकेशन? मतलब लॉजिकली सॉल्व करना है, उसका मतलब ये भी नहीं कि देख के सॉल्व कर देना है। बहुत कुछ क्वेश्चन कोई देखे जा रहा है। लॉजिकली सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप कैलकुलेशन को कम यूज कीजिए। सी, वेरी गुड। तो क्वेश्चन देख के हमेशा ही क्या लगता है कि क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि क्या लगता है नहीं होगा, ऐसा है ना। लेकिन आपको तुरंत क्वेश्चन को नहीं करना होता है। आपको ऐसा नहीं है कि देखते ही आपको अगला 10 सेकंड में अगर स्ट्राइक नहीं किया तो आपको नहीं होगा, नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन अब आना खत्म हो चुका है। अब तो बहुत पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इवन आपका जो एप्टीट्यूड की भी क्वेश्चंस आएगा पैराग्राफ फॉर्म। अगर छोटा क्वेश्चन हुआ उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट भी बनेगा। मतलब बोला जाता है कि अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो अच्छी बात है, दैट इज इट इज ऑलवेज इजियर टू फाइंड आउट द क्वेश्चन विच हैव मोर इंफॉर्मेशन देन टू फाइंड आउट दोज क्वेश्चन विच हैव लेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अलजेब्रा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अलजेब्रा पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन थोड़ा कम होता है। क्लियर होता है ना थोड़ा। इसलिए 2023 का पेपर डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि जिस पार्ट पे जो पार्ट एक्चुअली इंफॉर्मेशन कम होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम है तो फाइंड आउट करना फिर उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है। तो वो सीखना है आपको, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे ब्रैकेट दे ही रखा है, तो बॉडमास रूल में क्या सीखा हुआ है हमने, ब्रैकेट सॉल्व करो, यही सीखा हुआ है ना। अब वो बॉडमास रूल आपसे ऐसा नहीं पूछ सकते कि सॉल्व यूजिंग द बॉडमास रूल, पूछ सकते हैं ऐसे? नहीं ना, पूछेगा ना, पूछा था, पास्ट में भी नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं होगा और फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो आप सॉल्व कीजिए ना, बॉडमास रूल लगाइए, क्या होगा, एलसीएम होगा तो कितना होगा 5/3, फिर ब्रैकेट को लगाइए दैट इज 7/5, फिर ब्रैकेट को लगाइए तो कितना हो जाएगा, ऐसा चलते जाएगा, कितना हो जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में तो क्या हो रहा है, 5-5 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 7 होगा, सॉरी 7-7 कैंसिल आउट हो रहा है, 9-9 कैंसिल आउट होगा तो ये कैंसिल आउट होगा, तो बस हो गया, आंसर क्या बचा, कुछ है ही नहीं। जब बॉडमास रूल किया वो किस लिए किया,
स्टोर पे रखने के लिए नहीं, उसको हमेशा अप्लाई करना होगा। आपको सिखाया गया था, क्या सिखाया मैंने पहला क्लास पे, ब्रैकेट पहले। अगर ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट पहले करेंगे, तो ब्रैकेट है दे रखा है ना, तो ब्रैकेट को कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, ये मत सोचिएगा उसकी क्वेश्चन में वो आपको करते ही जाना है, नहीं, वो कैंसल आउट ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा पैरिटी पे। दैट इज नोन एज द पैरिटी। पैरिटी में कुछ ना कुछ देगा ही। 7 7 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, इन दोनों में कौन सा कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कौन सा, ये 103/3। कितना स्टेप है कैलकुलेशन का, ये तो कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, दिस यू कैन नॉट से एनी कैलकुलेशन, बिकॉज इफ यू टेक एलसीएम एज 1001, तो ये कितना हो जाएगा 1001, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2002 माइनस 999, डू एग्री? तो 2002 माइनस 999 कितना होता है 1003, तो इतना माइनस कर लीजिए अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो। इनिशियली होगा, फाइनली नहीं होगा इतना। क्लियर, आइडिया क्लियर? तो बचा कितना 1003, तो इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। आप इतना कैलकुलेशन के बारे में एकदम गारंटीड चलिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन एरर हो सकता है आपका, एरर मतलब उसको आप बोल सकते हैं ह्यूमन एरर, आप प्रेशर में एरर कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। कि किसमें प्रॉब्लम होता है, वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, समझने में। ये तो अभी तो हम लोग सिर्फ ये इंटरमीडिएट मतलब छोटा छोटा पार्ट कर रहे हैं, जब लैंग्वेज आएगा तब आपका मेन पेशेंस चेक होता है कि आप कैसे चीजों को समझ रहे हैं। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। जिस दिन आपका उसको लैंग्वेज पकड़ पे आने स्टार्ट हो जाए, आपका पूरी माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, आपका मतलब रीजनिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, देखने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। हर चीज को आप जो इस हिसाब से देखते हो ना, उस हिसाब से देखने का तरीका। आप देखते हो कि क्वेश्चन को देखते हो कि कितना वो दे रखा है, और हम लोग देखते क्या देखते हैं, बॉडमस रूल को देखते हो, ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखने का तरीका चेंज हो जाएगा आपका धीरे धीरे। जैसे सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए, इसका आंसर बताइए। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 69 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ही ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 - 1/2 कितना होता है 1/2, 1 - 1/3 2/3, ये होता है ना, ये कितना होगा 3/4। ऐसे चलते जाएगा तो कितना होगा, इजिकल्स टू x/70 ये दे रखा है, यही ना। कैलकुलेशन कैसा हो रहा है, ऐसा कैंसिल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा होगा 4 जाएगा, फिर 69 जाएगा, बचेगा कितना 70 इजिकल्स टू x की वैल्यू कितना है कुछ है क्वेश्चंस पे, कुछ नहीं है कैलकुलेशन, कुछ है इस पे, ये तो कोई भी कर लेगा। 1 - 1/2 कितना होता है ना, कोई अब ये मतलब ये इस पे एरर हो जाए तो nobody can help you, even you cannot help yourself। 1 - 1/2 करने में अगर एरर आ जाए तो मैं तो कर ही नहीं सकता, वो तो मैं तो अभी हाथ खड़ा कर देता हूं और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और तुम खुद भी नहीं कर पाओगे। तो अगर ये ह्यूमन एरर हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद इंप्रूव करने का सोचना पड़ेगा कि कैसे ह्यूमन एरर को कम किया जाए, तब भी होगा। इवन इफ आई हैव टू गिव द पेपर, मेरे से भी वहां पे ह्यूमन एरर होगा, क्योंकि प्रेशर गेम है। अगर वही पेपर आप मुझे घर पे देंगे शायद एक भी एरर ना हो मेरे से, क्योंकि प्रेशर गेम नहीं है मेरे साथ। गेटिंग माई पॉइंट? तो वही है, इट इज नॉट अबाउट द नॉलेज, नॉलेज से कोई मैटर नहीं करेगा, आप कितना अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे वो मैटर करेगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिसपे हम लोग देखते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत आईक्यू में चेंज आया कि नहीं आया, लेकिन आप पेशेंसली करेंगे, यू विल ट्राई टू डू द थिंग्स पेशेंसली, डोंट बी इन अ हरी, रीड द थिंग्स, ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब एंड देन फाइंड आउट। ठीक है, ओके, जस्ट टू गिव यू द आइडिया।
पहले 1 मिनट 1.5 मिनट आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, फिर आप कीजिए। कोई आज कैसे एग्जाम में करना है वो सीखना पड़ेगा डे 1 से ही। देख रहे हो आप लोग पूरा इन्वॉल्व हो चुके हो कि कैलकुलेट करके कैसे निकाले। फुल इन्वॉल्वमेंट चल रहा है इस पे, यही चल रहा है ना कि कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान है ना। तो आप प्रेशर ले रहे हो, मतलब जहां आपने कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान है मतलब प्रेशर पॉइंट स्टार्ट हो चुका है आपके। फिर वो गेम खेलेगा, अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, आप और प्रेशर लेंगे, गलती होना चांस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोलने चाहता है। पहले तो हमेशा उसकी अंडरलाइन स्टेटमेंट को समझिएगा, क्या बोलना चाहता है वो, क्लियर वो समझते हैं। ये छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही आपको करना है। बोला है अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 8/17। 8/17 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/17 फ्रैक्शन क्या है, लेस देन 1 होगा कि नहीं। जस्ट आप देखो, ऑब्जर्व करो, 8/17 का मतलब क्या है, द फ्रैक्शन इज लेस देन 1। बोल रहा है क्या किया उसने, गलती क्या किया, इंस्टेड ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 8/17। अगर किसी चीज को डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड बाय 8/17 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 17/8 होगा, तो मतलब वो 1 से ज्यादा हो गया। मतलब 17/8 का मतलब क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो मतलब उसको ज्यादा ही नंबर मिलेगा, तो गॉट द रिजल्ट 225 मोर होगा ही होगा, क्योंकि 17/8 का मतलब क्या हो गया, 2 पॉइंट समथिंग। तो आप जैसे ही करोगे आपका क्या हो गया, 225 ज्यादा मिला। तो बोला है कि व्हाट ही शुड हैव मल्टीप्लाइड बाय द गिवन नंबर, यही बोला है ना। अब बोला है द गिवन नंबर वाज, मतलब क्या था गिवन नंबर, जो नंबर था है। मानो आपने नंबर को कुछ भी लिया होगा, n लिया होगा, आपने गिवन नंबर को n लिया होगा। पहले उन्होंने बोला था 8/17 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप ना करके उसको डिवाइड कर दिए होंगे, 8/17 से डिवाइड कर दिए होंगे। तो ये क्या हो गया, ये 70, मतलब जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 17/8n होगा, और आपका नंबर ये है। इसके कारण क्या हो गया, 225 मोर मिला। मोर और लेस का मतलब क्या, डिफरेंस। अब जो नंबर होना चाहिए 17 और 18 का मल्टीपल होना चाहिए, 17 और 8 की मल्टीपल होनी चाहिए, तो मल्टीपल एक ही देगा, 136 डी ऑप्शन। उस पर क्या कैलकुलेट करना था, आप पुट करो, देखो आएगा 225 मोर होगा ना। इसके एलसीएम तो लोगे ही लोगे, आप फाइंड आउट करने का समय में लोगे कि नहीं लोगे। तो साफ साफ बोल रहे हैं ना कि जो नंबर होगा वो 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 225 जो एक इंटीजर है। आप देखो, ध्यान से देखो, कोई डेसिमल नंबर नहीं है, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं बोला है उसने। 225 जो दे रखा है, तो मतलब जो n होनी चाहिए वो 17 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से भी होनी चाहिए। तो कौन सा नंबर है, 8 तो हो नहीं सकता, 8 तो सिर्फ 8 से डिविजिबल है। 17 क्या सिर्फ 17 से डिविजिबल, 8 से है नहीं। 64 फिर 8 से है, लेकिन 136 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, तो मेरा नंबर ये होनी चाहिए। कहां बोलो कैलकुलेट करो, आप कह रहे जा रहे हो, फिर बोलोगे पेपर डिफिकल्ट आ गया 2024 पे, तो इससे भी जाएगा, क्रिटिकल आएगा, 5-7% तो बढ़ेगा ही। तो आप फिर वही कैलकुलेट करने बैठ जाओगे वहां पे, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह सारे करो, फिर क्या आएगा आपका, नहीं आएगा आंसर। आप प्रेशर पे आएंगे उस दिन। ठीक है, तो आप देखो ना क्या बोल रहा है वो। मैंने क्या, आपने इस तरह से ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। ये मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा कि 8/17 बोला है तो लेस देन 1 बोला है, उसी को घुमा देंगे तो मोर देन 1 हो जाएगा, तभी वो 225 ज्यादा बोल रहा है। तो मेरा मतलब जो नंबर होगा 17 और 8 की मल्टीपल पे होनी चाहिए, बस खत्म हो जाएगा मेरा क्वेश्चन वहीं पे। मैं ऑप्शन चेक करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर 2 नंबर आ गया, इन केस ऐसा 2 नंबर आ गया जो दोनों ही
8 और 17 से हो रहा है, तो कोई एक नंबर लेके देख लेंगे, अगर वो आया तो ठीक है, वो आंसर है, नहीं तो अगला तो है ही है आंसर। कैलकुलेट थोड़ी करने बैठ जाऊंगा मैं वहां पे। गेटिंग द आइडिया? तो कैलकुलेशन कोई कैलकुलेट किया, पूरी एक स्टेप में मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया। तो आपने जो भी किया होगा, आपने लगा रहे होंगे एलसीएम 289 64 ऐसा कुछ तो कर ही रहे होंगे, है ना? तो ये एक दिन में तो नहीं होगा, आप भी समझ रहे हो जाएगा ना एक दिन में? एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा? है नहीं होगा। तो वो सब क्या होता है जो आपका वो, आप अगर ये सोच रहे हो कि बेस हमें बहुत स्ट्रांग करना है एनसीईआरटी पढ़ के, तो बेस स्ट्रांग ही होते रहेगा, अप्लाई नहीं हो पाएगा फिर। ये भी ध्यान रखना, आपकी बेस तो सही में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन आपसे अप्लाई कभी नहीं हो पाएगा। अप्लाई वही चीज आपको फंडामेंटल, आपको सब किया हुआ है, आपने स्कूल डेज पे सबने किया होगा, लेकिन वो फंडामेंटल को सीखिए कि कैसे अप्लाई करना है चीजों को। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए आप, कैलकुलेशंस पे ज्यादा मत ध्यान दीजिए। क्लियर? कोई डाउट है इस पे? एनी डाउट? ये मैंने कहा थोड़ी थोड़ी मैंने आइडिया दे रहा हूं आपको, आप ये मत सोचना कि एक दिन में हो जाएगा धीरे धीरे। टॉपिक वाइज जब स्टार्ट करेंगे आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब क्या करेंगे, दैट इज द, यहां तक किसी को कोई डाउट है जो हम लोग अभी तक डिस्कस किया? किसी को कोई डाउट है? आपको थोड़ा बहुत मैंने उसका भी यूपीएससी का भी दे दिया है ना, कोई डाउट है आपको? तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल डिस्कस करेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन अरिथमेटिक पोर्शन। नंबर हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा और परसेंटेज रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेबल आपको बनाना होगा और आपको थोड़ा बहुत इसको याद करना होगा। नंबर, उसकी रेसिप्रोकल और उसकी परसेंटेज रेसिप्रोकल। परसेंटेज का मतलब क्या है? बेस उसकी जो भी होगा 100 पे ही चलेगा, ठीक है ना? तो अभी तो परसेंटेज नहीं कर रहे, जस्ट किसी नंबर को परसेंटेज पे कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। कोई कोई बोलते हैं मेरा परसेंटेज बहुत वीक है, मतलब स्टूडेंट बोलते हैं मेरा तो वीक है ही थोड़ा, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इवन इफ आई एम लर्निंग ऑल्सो, आपको ये लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है रोज। तो आपके जो जितना परसेंटेज चाहिए उतना ही सीखिए ना। आपको क्या वीक है, क्या स्ट्रेंथ है, आपको स्ट्रेंथ पीएचडी थोड़ी करना है वहां पे जाके। वहां पे पीएचडी का क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा ना, पीएचडी में कभी परसेंटेज आता है लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी में आता है, ठीक है? आपको जितना चाहिए उतना सीखिए, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं सोचना है। ऑब्वियसली फ्यू टॉपिक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम इट विल हैव अ डिफिकल्ट पार्ट, तो उसको आपको स्ट्रेंथ बनाना ही है, क्या करेंगे आप, ठीक है? तो वो सब मत सोचिए क्या वीक है क्या डिफिकल्ट है। जैसा पहला नंबर क्या होता है, 1, उसकी रेसिप्रोकल भी 1 होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कोई समझाएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेसिप्रोकल? 1 अपॉन अभी क्या इंडिसेस पे, इसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 into 100 इजिकल्स टू कितना हो गया, 100%। तो जहां पे भी 100% आएगा ना, अब से हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है? इतना तो चेंजेस ला ही सकते लाइफ में लाना इतना आसान नहीं है आपको, मैं भी जानता हूं। अगर मुझे कोई, लेकिन क्या होगा, नया चीज नहीं सीखेंगे तो विल बिकम अ डेड पर्सन स्लोली एंड स्टेडीली। आप मानते हो? तो नया चीज तो हमेशा रोज सीखना पड़ेगा आपको, तो उतना ही चेंजेस लाएंगे। बहुत ज्यादा मैं चेंजेस नहीं लाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम पैटर्न ऐसा है ना कि अगर चेंजेस नहीं लाएंगे तो वी विल बी लेफ्ट आउट इन द क्राउड। तो इसलिए तो जहां जहां अगर मानिए कहीं पे भी 100% दिखा और मैंने अगर 1 लिखा तो गलत लिखा, सही लिखा। अगर मानिए 200% हुआ और मैंने वहां पे जाके 2 लिख दिया, वहां पे गलत लिखा कि सही लिखा? गलत लिखा, वेरी गुड। 200% गलत मतलब 2 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे 200% में? मैं बोला 200% पे मैंने 2 लिखा, तो क्या लिखेंगे? नहीं, 200% को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 200% का 2 ही तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल पे क्या लिखा मैंने? रेसिप्रोकल पे तो कुछ नंबर ही नहीं लिखा मैंने कुछ, तो ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 है मानो, तभी उसकी रेसिप्रोकल। मैंने क्या क्वेश्चन को पुट किया? मैंने क्वेश्चन को ये पुट किया, क्या मैं 200% को 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। 300% को क्या 3 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वो नंबर 1/3 ले लो। तो ये होगा, धीरे धीरे होगा, ये नहीं आप मत समझो
हमेशा माइंड ट्विस्ट होगा ही होगा, यहां पे कभी स्टेडी नहीं रहेगा। इस क्लास पे आपको लग रहा है कि स्टेडी रह जाएगा, वैसा नहीं होगा। आपकी कॉन्सेप्ट जो बेस है ना पूरा हिला के रखेंगे। आप देखते तो जाओ, अभी देखते जाओ। बेस ही मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपको इसलिए मुझे वो करना होगा क्योंकि वो ऐसे ही पूछते हैं ना। आप कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डिमांड करेंगे ना, आप आउट ऑफ द डिमांड करेंगे काम, ऐसा तो होगा नहीं ना। क्योंकि आपने 300% पे आपको लिखने का आदत होनी चाहिए 3, 200% पे लिखने का आदत होनी चाहिए 2, और कुछ नहीं। ठीक है, अब अगला नंबर लेते हैं 2, उसकी रेसिप्रोकल हो गया कितना 1/2, दैट इज 0.5। 0.5 का मतलब कितना हो गया 50%। तो मानिए जहां जहां 50% हुआ है ना, तो क्या लिखना है 1/2। ठीक है ना, लिखना है 1/2। अब आपको मैं एक सरल चीज पूछता हूं, मानिए जैसा बोलते हैं ना इंक्रीज बाय डिक्रीज, बोलते कि नहीं, जीडीपी इंक्रीज किया, कितना परसेंटेज इंक्रीज किया 6 पॉइंट समथिंग किया, है ना, 7 मान लेते चलिए। तो इंक्रीज का मतलब क्या है, आप ये समझाइए मुझे। जो भी देखिए क्लास में मुझे समझाएंगे व खुद को समझाएंगे, सरल तरीके से समझाएंगे, क्योंकि सबको हम मुझे भी इतना मैथ्स नहीं पता है। इंक्रीज का मतलब मैंने पूछा, मैंने ये 6-7% नहीं पूछा। वेरी गुड, तो बोल रहा है वेरी गुड, तो बोल रहा है कि आप क्या बोल रहे हो कि फाइनल माइनस द प्रीवियस, मतलब इनिशियल मतलब 2022-23 लेंगे अपॉन इनिशियल इनटू 100। यही होता है हमेशा इंक्रीज परसेंटेज, ना और भी कुछ होता है, यही होता है ना। अगर आपको जैसा कुछ किसी पे भी बोल दिया है ना कि मानिए किसी चीज को 50% से इंक्रीज हो गया, मानिए कोई चीज 50% से इंक्रीज हो गया, आप बोलिए पहले, फिर हम लोग देखेंगे क्या सोचना चाहिए हमें। तो किसी भी चीज अगर 50% से इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या उसकी वैल्यू क्या हो गया 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड, है ना। व्हाट ही इज टेलिंग कि इंक्रीज बोल रहे हो आप, तो इंक्रीज का जो बेस होता है 100 होता है, 100 प्लस 50 होगा, यही होगा ना। क्योंकि इंक्रीज व डिक्रीज किससे होता है, आपका बेस क्या होता है 100 होता है। अगर इंक्रीज करेंगे तो 100 प्लस करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो 100 माइनस कर देंगे। अब नाउ ही टोल्ड कि इट इज 1.5, ठीक है। लेकिन आप ये चीज एनालाइज करो, कोई भी चीज अगर डेसिमल में हो तो कैलकुलेशन करना उतना अच्छा लगता है देखने में, नहीं लगता है, थोड़ा सा लगता है ना। अभी जैसे 1.5 इज अ डेसिमल फिगर इफ यू अंडरस्टैंड, तो इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई समथिंग विथ 1.5 into 9 तो फट से कैलकुलेट कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि नहीं, मैं तो सिंपल सा चीज बता रहा हूं, आएगा कि नहीं। उसी चीज को हमें कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन, आप इस चीज को सीखो। 100 का मतलब अभी क्या बोला मैंने, यही बोला। 50% का मतलब अभी क्या बोला मैंने 1/2, तो हमारा एक्चुअली क्या फिगर हो गया 3/2। अब 3/2 को किसी भी साथ पे मल्टीप्लाई करना होगा तो आसान लगेगा। 3/2 बोल दिया 16 है, तो आप क्या करेंगे 3/2 ऑफ द 16, तो आप क्या करेंगे इंटू 16, ये 8 हो गया, तो आप मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे 24 है। बस इतना ही चेंज लाना है, जो सीखा उसको अप्लाई करना है। लेकिन यही बोलता कि 1.5 into 16 जल्दी कर देते आप, नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको चेंजेस पे इतना ही लाना है कि आप जहां जहां 100 देखेंगे वहां पे 1 लिख देंगे, जहां पे 50% की वैल्यू ऑलरेडी वी नो दैट वी विल राइट एट 1/2। क्लियर। अगला फिगर अगर आप देखेंगे जैसे 3 है ना, इसकी रेसिप्रोकल है 1/3, तो ये क्या होता है 0.3333 ये चलते जाता है, तो हो गया 33.33%, यही होता है। अब इन्होंने बोल दिया आपको 33.33% से इंक्रीमेंट हो गया, आपकी सैलरी कितने से इंक्रीमेंट हो गया 33.33% से इंक्रीमेंट हो गया, तो खुश है आप। ऑब्वियसली 33.33% तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होता है, तो आपको खुश होना चाहिए आपको। तो कितना मिलेगा, तो 33.33% के इंक्रीमेंट का मतलब अब ये सोचिए, वेरी गुड, 33.33% का इंक्रीमेंट का मतलब हो गया कि आप लिख रहे 100 प्लस 33.33, ये लिखेंगे। इंक्रीज होगा डिक्रीज ऑफ किससे लिखेंगे 100 प्लस लिखेंगे, है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करना आसान लगेगा, नहीं लगेगा। आप क्या करेंगे, उसके जगह पे 100 पे 1 लिख देंगे और 33.33% को कितना लिख देंगे। अब अच्छा लग रहा है आपको 4/3, है ना। तो 4/3 का मतलब 1,20,000 मिलेगा आपको, है कि नहीं। बस 90,000 चलिए
अभी तो इंक्रीमेंट तो हुआ, 80-90 हज़ार तो मिलेगा ही, तो उसकी 4/3 मिल गया आपको, सही है कि नहीं? तो ये आसान लगेगा आपको, तो इसलिए इस टेबल को डेवलप कर रहे हैं। तो जो आप लोग बोलते हो ना कि कैलकुलेशन इतना फास्ट कैसे हो जाता है, आपको लगेगा जब मैं क्लास पे करूंगा आपको कुछ लगेगा कि मैं कोई मैजिक कर रहा हूं, कि कैलकुलेशन ऐसा देखते ही कैसे बोल रहा हूं। देखते मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरा दिमाग में टेबल फीड है, और जैसे जैसे मैं फिगर देखते जाता हूं वैसे वैसे मैं आंसर बताते जाऊंगा आपको। तो वो भी आपको सीखना होगा, अगर मुझे सीखना हो तो आपको भी सीखना होगा, तभी तो आपको फायदा मिलेगा वहां पे। ये बोला जाता है इस पेपर में, दैट इज मोर वी डू द कैलकुलेशन इन दिस पेपर, मोर टेंटेटिवली वी विल गेट द रॉन्ग आंसर। आपने जैसे 2-3 लाइन से ज्यादा सॉल्यूशन बना लिए तो आप देखना कैलकुलेशंस आपका गलत आने का चांसेस होगा। आपको हमेशा कैलकुलेशंस की जो मोड रखना है, स्टेप्स, दैट शुड बी बिटवीन 2 to 3 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। अब जब when we am discussing about you have to keep the mode between 2 to 3 lines, it doesn't mean that is you need to apply any formula or shortcut for that. These are all your shortcuts. You have to remember this table. तो फिगर देखेंगे और ऑप्शंस निकालेंगे। क्लियर? नेक्स्ट 3 तक हो गया हमारा। फिर हम लोग आते हैं 4 पे। रेसिप्रोकल ऑफ 4 कितना होता है? 1/4, 0.25 हो गया तो कितना हो गया? 25%, है ना? 25% मतलब 1/4, 2/4 का मतलब 50%, 3/4 का मतलब 75%। तो वी विल रिमेंबर इन दिस वे, दैट इज 2/4 हो गया हमारा 0.5, तो वो हो गया 50%, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 1/2 कर चुके हैं ना, ये कर चुके हैं ना, ये कर चुके हैं, मतलब वो जो है दुगना कर दिया तो 0.5 तो 50% हो गया। तो इधर अगर 2 टाइम्स किया तो उधर भी 2 टाइम्स करना होगा, इधर अगर 3 टाइम्स किया 3/4 कितना आ जाएगा? 0.75, तो इधर 75% आ जाएगा। तो जहां पे मुझे 25% दिखा, where we see 25%, we write that as a 1/4. Where we see 50%, we write that as a 1/2. Where we see 75%, we write it as a 3/4. That's it. Clear? नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 5। 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/5, दैट इज 0.2। 0.2 मतलब कितना हो गया? 20%। अब देखिए हम लोग कैसे याद रखते हैं, इसको ध्यान दीजिए, कोई कैलकुलेशन का ट्रिक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इस पे। 20% का मतलब 1/5, अगर 2/5 किया, वेरी गुड, 0.4 दैट इज 40%, 3/5 किया 0.6 तो दैट इज 60%, वेरी गुड। तो 4/5 किया 0.8 तो 80%। तो जैसे जैसे फिगर चलते जाएगा वैसा वैसा लिखते जाएंगे। 80% बोला तो 4/5 लिख देंगे, वी विल राइट एज द 4/5। 60% बोला तो वी विल राइट इट एज द 3/5। 40% बोला तो विल राइट इट एज 2/5। एक को याद रखेंगे बाकी सारे हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हो गया, कितना हो गया हमारा? 5 तक। फिर 6 है ना, 6 हो गया तो 1/6 हो गया तो कितना हो गया? 16.67%। ये तो फ्रैंकली नॉट पॉसिबल कि 16.67% से कोई भी चीज सॉल्व कर देंगे। आपको हमेशा 16.67% पे हमेशा 1/6 ही लिखना है, दैट इज इक्वल टू 50/3। लिख सकते हैं ना? 16, हाँ वही तो बोला, 50/3। 50/3 हो गया ना, 48 2/3 हो गया, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 50/3। ठीक है, 50/3% आया तब भी 16.67% है ना। तो वो आप याद रखिए थोड़ा सा, 50/3%, इसको सॉल्व करने की जगह इसको 1/6 लिख दीजिए, बात एक ही है ना। 16.67 दैट इज 16 फुल एंड 2/3, तो उसको जैसा भी लिखें, मतलब इससे सॉल्व करने से अच्छा इससे सॉल्व हो जाएगा जल्दी। क्लियर? वो बोल देगा कि 15/3% से डिक्रीज किया, तो डिक्रीज बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/6। डिक्रीज मतलब क्या होता हो गया? 100 माइनस 50/3। तो 50/3 को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, उसके जगह पे 1/6 लिख दीजिए, राइट इट एज 1/6, आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपके लिए। 7 के लिए क्या हो जाएगा? 1/7, 14.28, तो 14.28%। ठीक है, अब उन्होंने दे रखा था, एक वैल्यू दे रखा था, यूपीएससी के एक वैल्यू दे रखा था ऐसे 28.56। ठीक है, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है कोई फिगर 28.56, मतलब मैं होगा तो क्वेश्चन ही छोड़ दूंगा, इतना खतरनाक वैल्यू पे लग रहा है कि नहीं? आप अगर फर्स्ट टाइम देखेंगे इस फिगर को कैसे लग रहा है आपके लिए, हो जाएगा क्वेश्चन वैसा।
और ट्रेडिशनल से करके फायदा नहीं मिलेगा। उसी चीज को इंटरप्रेट करना होगा। इसको अगर याद रहेगा तभी इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे कि ये 2/7 की बात कर रहा है, ये तभी बोल पाएंगे कि 2/7 की। अगर आपने किया इससे ही तो आपके लिए फिर पेपर डिफिकल्टी हो जाएगा, उस पर क्या कर सकते हैं कोई, आपके लिए पेपर डिफिकल्टी हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रेट वे तो नहीं होगा, इंटरप्रेट तो करना ही होगा चीजों को। वो फिगर दे रखा है आपको, रिकॉल, जिसको आप बोलते हो रिकॉल करना है, इसी को रिकॉल करना बोलते हैं। ये किया था, ये लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 8, 1/8। इसके ऊपर तो बहुत बार पूछा हुआ है, 12.5%। ठीक है, फिर हो गया आपका 3/8, 37.5%। वेरी गुड। फिर हो गया आपका 5/8, 62.5%। नहीं, परसेंटेज में भी खूब आता है। अच्छा, पाई डायग्राम पे, ये सब में यूज होगा आपका डायग्राम, मतलब उस पर भी यूज होगा आपकी पाई चार्ट और उस पर। हाँ हाँ, 12 सही 1/8 नहीं लिख सकते है, 12 सही 1/8 नहीं लिख सकते, 12 सही 1/8 लिख सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें वैल्यू ऐसा देगा ना, 37.5% दे देगा। तो 37.5% को इंटरप्रेट करना होगा, दैट इज 3/8। ठीक है, 37.5 को आपको इंटरप्रेट करना होगा, दैट इज द 3/8। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो बोल रहे हो आप रिमाइंडर के फॉर्म में। हाँ, तो वो भी दे सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन ये फिगर सारे याद होनी चाहिए आपको, ये सारे फिगर याद होने चाहिए। 62.5% बोला है तो मुझे 5/8 लिखना है। सब 37.5% बोला है तो 3/8 लिखना चाहिए। ये फिगर सारी याद होनी चाहिए, तो तभी कैलकुलेशंस आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप एक्चुअल क्वेश्चन को ये 62.5% से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेशन में ही उलझ जाएंगे आप। यू विल बी एंटेंगल योरसेल्फ इन ओनली इन द कैलकुलेशन। फिर आप लैंग्वेज भूल जाएंगे क्या बोला था उसने, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखेंगे लास्ट तक भूल जाएंगे, लास्ट याद रखेंगे तो फर्स्ट भूल जाएंगे। तो आपको तो स्टेटमेंट तो याद रखना ही होगा, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि कैलकुलेशन को कम से कम भी कीजिए। 15 तक करना है कि 20 तक करना है? 15 तक ही, हम लोग 15 तक ही करेंगे, वो काफी है। नेक्स्ट हो गया आपका 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 1/9 हो गया तो 0.1111, तो ये 11.11%। अब उन्होंने दे दिया 55.55%। तो अभी देखने में तो ठीक है, लेकिन देखेंगे कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं बाद में। अभी तो क्योंकि एकदम चल रहा है ना फ्रेश, जब क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे अप्लाई हो रहा है। अगर मुझे याद दिलाना नहीं हुआ तब तो ठीक है, अगर मुझे याद दिलाना हुआ फिगर देख के और आप फिगर देखते ही घबराने स्टार्ट हो गया, तब वो दिक्कत आ गया ना। अभी तो सब कुछ अच्छा लगेगा, है ना, अभी तो सब कुछ अच्छा लगेगा। जैसा मानिए, जैसा 1/3 किया था ना हम लोग, एक फिगर किया था ना ऐसा, इसका मैंने बोला नहीं, जैसा 2/3 हो गया तो 2/3 कितना हो गया 6667, तो इसका हो जाता है 66.67%। तो जैसे 66.67% फिगर आता है तो हम लोग क्या लिखता है, हाउ डू वी राइट आउट, वी राइट आउट इन द 2/3। वो मैंने बोलना भूल गया थोड़ा सा। क्लियर है? ये फिगर थोड़ा सा याद रखना होगा। 10% का तो सबको ही पता है ना, 10 if it is 1/10 which is 0.1 which is gives me 10%, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्या है 0.0909, तो ये कितना हो गया 9.09%। ठीक है ना, कितना हो गया 9.09%। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, फिगर ऐसा आया है। अब जब क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखते हैं आप अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बहुत चैलेंजिंग रहेगा उस टाइम। तो एक दिन में अगर किसी को टेबल याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 दिन लगाए, एक 1 वीक यू यूज 1 वीक 2 वीक्स वट एवर यू फील लाइक, बट द मैंडेटरी, जहां पे मैंने बोला फॉर्मूला मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मुझे कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है, तो ये टेबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक के लिए। तो इफ आई एम रिलैक्सिंग यू सम पार्ट कि आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए तो कहीं तो कुछ करना होगा ना, तो ये तो चाहिए। तो 12 के लिए कितना हो जाएगा, है तो 8.33% हो गया। ठीक है, 13 के लिए 1/13 तो कितना हो गया 14 के लिए और 15 के लिए
ठीक है, जस्ट टू दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट जस्ट टू रिड्यूस माई एक्चुअल कैलकुलेशन, जस्ट टू रिड्यूस माई एक्चुअल कैलकुलेशन, क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन में मुझे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा ना, 2.5 तो 2.5 ही देगा वो तो जस्ट टू रिड्यूस द एक्चुअल कैलकुलेशन, एक दिन में नहीं होगा, दैट ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप अगर एक दिन में नहीं होगा तो आप छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो एटलीस्ट जिस रजिस्टर पे आपने इस टेबल को बनाया है अभी, बस जो भी पेज पे आप बना रहे हो इसको, वो पेज तब तक कैरी करना जब तक पूरी अरिथमेटिक ना कंप्लीट हो जाए हमारा। तो अरिथमेटिक का मैं बोल देता हूं लास्ट टॉपिक कौन सा करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक वी विल बी डूइंग ऑन द अरिथमेटिक इज द क्लॉक। क्लॉक क्लॉक तो आपने किया ही होगा, एनालॉग चाहिए लेकिन डिजिटल नहीं चाहिए, वो स्मार्ट वॉच की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, एनालॉग चाहिए, मतलब ये वाला नहीं चाहिए जो यहाँ पे दिखा रहा है टाइम, कहाँ पे ऊपर, वो वाला नहीं चाहिए, डायल वाला, वो एनालॉग चाहिए, ठीक है। तो वो तब तक आप अगर याद हो गया तो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं, इफ यू कैन रिमेंबर दीज फिगर्स देन यू डोंट हैव टू कैरी, बट इफ यू डोंट रिमेंबर तो ऑब्वियसली व्हाइल प्रैक्टिसिंग यू विल रिमेंबर द थिंग्स, जब उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग द थिंग, तो टिल दैट पॉइंट यू हैव टू कैरी द थिंग्स। तो वो टीएसडी का टॉपिक पे ही होता है, क्लॉक की जो पार्ट आएगा दैट विल कम इन द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो हम लोग लास्ट क्लास पे डिस्कस किया था। इन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यू हैव अ सेवरल सब टॉपिक, तो उस पे से जो लास्ट पार्ट होगा दैट विल कम्स अंडर द क्लॉक। तो तब तक आप कैरी कीजिए, अगर पहले याद हो गया इट इज वेरी गुड, उस पे क्या होगा आपको और अच्छा लगेगा कैलकुलेशंस करने में अगर याद हो जाए। एक दिन में नहीं होगा लेकिन लगेगा टाइम, 1 वीक 2 वीक, somebody will take 3 weeks, तो नो प्रॉब्लम, एवरीबडी हैव टू टेक देयर ओन टाइम टू फाइंड आउट द थिंग्स। वे क्लियर है? इस टेबल पे कोई डाउट है किसी को? एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन द टेबल? कोई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पावर्स ऑफ द नंबर्स, उसके पहले पावर्स ऑफ द नंबर्स के पहले एक चीज सीखते हैं, है ना, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। ठीक है, मैं क्या लिखा, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM, हाउ टू फाइंड। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग HCF LCM? फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल HCF का मतलब क्या होता है? मतलब, हाँ डेफिनेशन नहीं चाहिए ना, मतलब बोला, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द LCM? दो व तीन टर्म्स, जितना भी टर्म्स हो उसके बीच पे एक मल्टीपल निकालना है और वो मल्टीपल मिनिमम होनी चाहिए, है ना। LCM का मतलब, मल्टीपल मतलब क्या हो गया, जैसा मानिए 12 और 18 है, ठीक है, 18 है, तो मल्टीपल तो 36 भी होता है, 72 भी होता है, ठीक है। मल्टीपल जो बोलते हैं, आप समझिए इस चीज को, जब मल्टीपल बोलते हैं तब 36 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ बोथ दीज टू नंबर्स, क्योंकि मल्टीपल वो चीज होता है जो 36 को अगर 36 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मल्टीपल। 36 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मल्टीपल, ठीक है, ये हो गया मल्टीपल का मतलब। 72 is exactly divisible by 12. Exactly divisible का मतलब क्या है? When you divide 72 by 12, the remainder is how much? 0. ठीक है, होगा कि नहीं 0 ना, और कुछ होगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैंने 18 से डिवाइड किया तब भी क्या होगा, रिमाइंडर 0। अब कॉमन का मतलब क्या हो गया, ये कॉमन है दोनों के लिए, ये दोनों मल्टीपल क्या है, कॉमन भी है ना, कॉमन भी है। तो पहले ये समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड LCM। तो पहले मैंने क्या समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मल्टीपल। मल्टीपल इज अ नंबर विच यू डिवाइड दैट नंबर, यू गेट द रिमाइंडर एज द 0। थोड़ा टेक्निकल हो गया स्टेटमेंट, देसी लैंग्वेज पे होता है कि 36 को 12 से डिवाइड कीजिए, आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 72 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। कॉमन मतलब दोनों के लिए होनी चाहिए, दोनों नंबर के लिए एक ही नंबर होनी चाहिए। लीस्ट का मतलब इन दोनों में से कौन सा कम से कम है, 36, तो इसलिए उसको बोला जाता है LCM। ये हो गया LCM का मतलब, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट कैसा करें। अब हमारा ऐसा कोई नहीं है जो क्लास पे प्रेजेंट जिसको पता नहीं है कि हाउ टू फाइंड आउट द LCM, ऐसा कोई है? नहीं है ना,
ठीक है, आपको पता तो है ही, पता तो होगा ही, सभी को पता होगा एलसीएम, हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम। बट क्या है, हमें आप सीखना है कि कैसे इसको देख के फाइंड आउट करें, यही सीखना है। मतलब वो जमाना चला गया ना, हम लोग कौन सी जमाने में है, एआई जमाने में है। तो एआई जमाने में क्या करना होगा, देख के निकालना होगा। अगर इसी में समय लगा देंगे कि एलसीएम निकालने में, इफ वी टेक टाइम टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दैट नंबर, देन व्हेन वी विल फाइंड आउट द एक्चुअल क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट तो क्या हो जाएगा, इस तरह से सोचते हैं। देखिए 12 एंड 18 है, सिंपल नंबर लिया ताकि आपको सोच पाया। 12 क्या हो गया, 6 इंटू 2, और 18 क्या हो गया, 6 इंटू 3। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया 6 तो HCF होगा ही होगा, 6 इज द कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर तो है ही है, कॉमन फैक्टर तो है, कॉमन फैक्टर बोलिए व कॉमन डिवाइजर बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, वो कॉमन फैक्टर है ही, प्लस वो क्या है, उससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा, 6 से ऊपर कुछ नहीं जाएगा, इसलिए उसको हाईएस्ट बोला जाता है। 6 के ऊपर तो कोई फैक्टर तो बनेगा नहीं जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। तो अब जब मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो मैं लिखूंगा 6 इंटू, कॉमन तो लिखूंगा ही लिखूंगा, अनकॉमन भी लिख दूंगा 2 इंटू 3। क्या किया मैंने, एलसीएम का मतलब और एक समझा, दैट इज एलसीएम मीनिंग इज, अब एलसीएम का मतलब लिखो, एलसीएम का मीनिंग है, मीनिंग ऑफ द एलसीएम इज हैविंग बोथ कॉमन एंड अनकॉमन, है ना। आपने फाइंड आउट तो किया होगा, लेकिन अब आपको मीनिंग समझ के फाइंड आउट करना होगा। एलसीएम मीनिंग इज हैविंग बोथ कॉमन एंड अनकॉमन। कॉमन मीनिंग इज द HCF, कॉमन मीनिंग इज व्हाट, HCF। ठीक है, जो HCF तो 6 से कुछ होगा ही नहीं, तो ये आपका 6 हो गया। अनकॉमन क्या है, अब 2 और 3 है, वो भी लिख दीजिए, तो एलसीएम हो गया आपका, सीधा। आइडिया इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वे आल्सो वी कैन फाइंड आउट, और एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबल। कौन सी टेबल चाहिए, अच्छा यहाँ ये, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ टेबल होनी चाहिए, लेकिन टेबल हर नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। इफ द नंबर्स आर सिंपल देन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो इफ दीज टू नंबर्स आर द गिवन, 12 and 18 is the given, so we take the highest number, 18 is the highest number, then we start taking the multiple of that number। ठीक है, तो 18 है, तो 18 into 1 लिखा तो 18 हो गया, but this 18 is divisible by 18, but this 18 is not divisible by 12, so therefore 18 cannot be my LCM। So I will start then taking the next multiple, that is 18 into 2, which is 36। So 36 is the number which is divisible by both, that's why 36 becomes my LCM। तो ये वाला जो टेबल वाला पार्ट है वो 20-25 तक तो हम लोग थोड़ा सा वी कैन नो द टेबल्स, बट उसके बाद होगा तो ऐसे ही करना होगा। जो हायर नंबर जैसे ही आ जाएगा, क्योंकि अगर मानो 35 का बोला तो 35 का मतलब टेबल उतना याद करना आसान नहीं है। तो व्हेन इट कम्स अबाउट द हायर नंबर देन वी डोंट गो विद द टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म वी गो ओनली व्हेन द नंबर्स आर सिंपल फॉर अस, इट इज मैनेजेबल फॉर अस। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा कब लेंगे। अगला दैट इज, और अगर हायर नंबर आ जाए, और अगर हायर नंबर आ जाए, मानो 12 और 18 ही लेते, पहले आप समझिए फिर हम लोग अप्लाई करेंगे बाद में। मानो 120 180 है फॉर एग्जांपल 120 180 है ना, और वो इतना हायर नंबर है, तो उस टाइम में एलसीएम का कैसे करेंगे। कुछ भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 160 भी लिख सकता हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख दिया, लिख सकते हैं इसको। 2 और 3 क्या हो गया, 2 and 3 इज व्हाट, प्राइम नंबर। आप जब लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते हो, व्हेन यू सॉल्व द एलसीएम विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन यू स्टार्ट विद द मिनिमम प्राइम नंबर। करते हो कि नहीं, 2 से करते हो। इफ इट डजंट सैटिस्फाइज विद 2 देन यू मूव टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज 3। तो इन दिस वे आई हैव रिटन 12 एज द 2 स्क्वायर इंटू 3। क्लियर। देन 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं। 2 and 3 क्या है, प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है, 1 in itself, that is any number which is divisible by the 1 and the number itself। 1 is a prime number, नहीं, no, very good, 1 is not a prime number। वो क्यों नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो इतना ही जानते हैं 1 is not a प्राइम नंबर, नहीं तो डिविएट हो जाएंगे ना। एक्चुअली ये सीखना है हमें। तो अब एलसीएम का मतलब क्या बोल रहा है, अगर जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, वी हैव रिटन इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म,
तो एलसीएम आप बोल रहा है टेक द हाईएस्ट पावर, व्हाट इट इज टेलिंग, टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर. द अदर मीनिंग ऑफ द एलसीएम इज द टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी. एवरी का मतलब क्या होता है, वेदर इट इज कॉमन और अनकॉमन. ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 and 2 स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर ले लेंगे. 3 and 3 स्क्वायर में क्या है, 3 स्क्वायर ले लेंगे. ये भी 36 ही देगा. तो वेदर इट इज कॉमन और अनकॉमन इट विल नॉट मैटर, यू हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर. तो आपने क्या क्या सीखा एलसीएम का मतलब, एक तो ये सीख गए टेकिंग बोथ कॉमन एंड अनकॉमन, दूसरा आपने मल्टीपल से सीखा, तीसरा आपने सीखा कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म से. क्लियर. तो और एक चीज एनालिसिस कीजिए कि हर एक एलसीएम में आपकी कॉमन फैक्टर हमेशा ही रहेगा, मतलब एचसीएफ हमेशा ही रहेगा, रहना ही होगा. क्योंकि मैंने बोला ना एलसीएम का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलसीएम. एलसीएम कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉमन एंड अनकॉमन. तो इफ इट कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉमन एंड अनकॉमन, इट मीनिंग इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैज टू बी देयर. जब हम डिफाइन कर ही रहे इस तरह से, दैट मींस द एचसीएफ विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द एलसीएम. तो अभी जैसे हम लोग क्लास पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम की बहुत जरूरत होता है क्लास पे कैलकुलेशंस के लिए, तो हम लोग क्या कोई इस तरह से नहीं करते, आप जो लॉन्ग डिवीजन से करते हो ना वैसा नहीं करते. हम लोग अकॉर्डिंग टू द फिगर्स देख के फाइंड आउट कर लेते कि अगर छोटा फिगर है तो जनरली मल्टीपल कर लेते हैं, इफ इट इज अ बिगर फिगर वी राइट आउट इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म. जैसा फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि 15, 25 और 35 की एलसीएम निकाल के दो, तो कैसे निकालोगे आप, 15, 25 और 35, 15, 25 एंड 35, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. वन 105 हो जाएगा 25 से डिवाइड, 25 से नहीं होगा 105, 150 फिर 35 से नहीं होगा, 175 35 से नहीं होगा. फिर कैलकुलेट करना हो रहा है, ये 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 7. कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, अनकॉमन क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7, यही आएगा ना. बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग. ये फिगर सिंपल है इसलिए कॉमन अनकॉमन ले लिया, लेकिन 35 की मल्टीपल ले नहीं सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए क्या टेबल याद करना. तो कॉमन कितना हो गया, 5, तीनों में 5 है, और अनकॉमन को जो बच जाता है वो अनकॉमन होता है. वॉट एवर इज द लेफ्ट आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकॉमन, जो बच जाएगा वो अनकॉमन हो जाएगा. तो अनकॉमन क्या है, 3, 5 और 7 वो लिख लिया. तो मेरा 25 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ठीक है. तो इन द क्लास वी विल फॉलो दिस, वी विल नॉट फॉलो द लॉन्ग डिवीजन मेथड, वी विल नॉट फॉलो द. तो आपको थोड़ा बहुत अगर मानो जैसा प्रैक्टिस करना है ना, थोड़ा बहुत अगर एलसीएम एचसीएफ प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा सा ऑनलाइन से क्वेश्चन उठा लो. आपको मैंने तरीका समझा ही दिया, आप सिर्फ उनकी क्वेश्चन उठाओ, आंसर मैच करो, बाकी प्रोसेस आप ऐसा करो, देख लो. एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो कल के लिए आप प्रैक्टिस करो ऑनलाइन में. तो जस्ट टाइप दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ एलसीएम. Don't take any problematic question because problem based question, because that is I'll tell you later on, but just to how to find the calculation. जैसा मैंने एक फिगर दिया आपको, तो once you practice 5 to 10 questions, automatically you will understand what we are doing in the class. तो कल का होमवर्क क्या रह गया हमारे लिए, नहीं टेबल तो सारा नहीं होगा, जितना हो पाएगा whatever we have discussed, है ना, whatever we have discussed in the class, go through it. If you have any doubt you will ask me. First of all, practice 10 questions based on the HCF and LCM, and more importantly, this is the first thing. Second thing is the table, जितना हो पाएगा, till 10 if you can find out, till 5 if you can do, till 6 you can do, whatever you feel like. ठीक है, okay.